हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 46। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है मॉड्यूल नंबर 5 का, क्योंकि इसमें सरफेस इंटीग्रेशन हम करेंगे और क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम पर आता है। और गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का जो एक पार्ट होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो हमें ये समझना है कि कैसे हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन क्या है, पहले उसको समझिए। सरफेस इंटीग्रेशन इज द एवोल्यूटेड ओवर द सरफेस। किसी सरफेस के अराउंड जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसे सरफेस इंटीग्रेशन कहा जाता है। कोई भी एक वेक्टर फंक्शन f है जो 3 डायमेंशन में है, पर उसका जो सरफेस है वो s है। यानी स्टूडेंट, ये मान करके चलिए कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपका जो कर्व है वो 3 डायमेंशन में दिया जाएगा, लेकिन जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो 2 डायमेंशन में होता है। यानी मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि ये मेरे पास XYZ में कोई भी कर्व हो गया है। ये x है, ये y है और ये z है। ये कोई रीजन है, सरफेस है, जिसको मैंने s कहा। s मेरा सरफेस है। इस कर्व की जो बाउंड्री है वो c है, तो c मैंने बाउंड्री कह दी है और ये मेरा एक सरफेस है। अब स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि कर्व है हमारा 3 डायमेंशन और हमें जो काम करना है, जो सरफेस होता है वो निकालना है 2 डायमेंशन में। तो हमने क्या किया कि ये जो बॉडी आपको दी गई, जो सरफेस दिया गया, इसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया है। प्रोजेक्शन से क्या मतलब है हमारा? प्रोजेक्शन से हमारा ये मतलब है कि जैसे एक मनुष्य है, एक आदमी है, जैसे वो खड़ा रहता है तो नीचे की तरफ 2 डायमेंशन में उसकी एक परछाई आ जाती है। तो हम 3 डायमेंशन में पूरी बॉडी का सरफेस नहीं निकाल रहे हैं, पूरा वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं उसका। हम उसका जो प्रोजेक्शन आया, नीचे जो परछाई आई, वो 2 डायमेंशन में आती है। हम उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। यानी इसका जो प्रोजेक्शन है, आप देख रहे हैं, अगर ये प्लेन पूरा इसमें था तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किसी दूसरी डायमेंशन में जाता है। जैसे या तो वो XZ में चला जाएगा, या तो वो XY में चला जाएगा, या तो वो YX में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ जाता है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट कि इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लिया जिसको हमने DS कहा। अब DS पर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया। जो हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है उसे हम n कहते हैं, n कैप। अब n कैप जो है वो सरफेस से आएगा। सरफेस यानी कोई भी मेरे पास फंक्शन होगा जिसे मैं n कैप कह रहा हूं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर तभी ड्रॉ किया जाता है जब हमारा जो सरफेस है वो f फंक्शन जो दिया हुआ है उससे निकले। यानी हमें जो इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन से, इसकी परछाई से। ये है वो एरिया, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ds जो हमारा है, ds हमारा 2 डायमेंशन में चूंकि जा रहा है तो वो dx dy हो सकता है, या तो dx dy dz हो सकता है। अलग अलग तरीके से जैसे हम देखेंगे तो ये हमारा एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर किससे आएगा? वो सरफेस से आएगा। सरफेस हमारा f दिया हुआ है, स्मॉल f दिया है, तो जो भी सरफेस है उस पर ही हम काम करेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन जो नीचे आया उस पर हम काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक प्रोजेक्शन किया है उसका। हो सकता है आपकी जो डायमेंशन हो वो XY में न जाकर के YZ में चली जाए, ZX में चली जाए। इस तरीके से प्रोजेक्शन किया जाता है। अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्शन आपने बनाया है खुद, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस डायमेंशन में जा रहा है, या अगर क्वेश्चन में दे देता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे उसने कहा मुझे XY प्लेन में प्रोजेक्शन करना है, तो हम XY प्लेन में ही प्रोजेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई भी इंटीग्रल जो वेक्टर का करना है, वेक्टर f, वो तो f1i + f2j + f3k होता है ओवर द सरफेसेस। डिफाइन द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट। उसको जो कंपोनेंट है f1 f2 f3 के साथ उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन f अलोंग द नॉर्मल वेक्टर f डॉट n हो जाता है। यानी n क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो आप ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? वो जो सरफेस दिया है स्मॉल f, उस सरफेस से आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो वेयर n इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द एलिमेंट ds, देन
तब मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो जाती है स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस। ये आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि एफ एक स्केलर क्वांटिटी है। जब मुझे उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाना होगा तो पहले मुझे उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा और वेक्टर मेरा क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इस एफ, ये एफ क्या है, इस एफ से क्लोज है हमारा रीजन जिसे हम सरफेस कह रहे हैं। तब हमें एक डीएस की आवश्यकता पड़ेगी, जो छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं उस डीएस की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीएस की क्या डेफिनेशन है, dx dy अपॉन एन डॉट के इन एक्स वाई प्लेन। अगर प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में हुआ है तो डीएस की डेफिनेशन हम ये यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्शन है वो वाई जेड प्लेन में हुआ है तो dy dz अपॉन एन डॉट आई हो जाता है। और अगर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में एक्स जेड प्लेन में हुआ है तो जो हमारा एक्स जेड प्लेन में होता है तो तब हमारी डेफिनेशन ये हो जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकाल के डीएस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक मैंने क्वेश्चन लूँगा मैं अब और उस क्वेश्चन पे ये पूरी चीज़ें अप्लाई करूँगा, लेकिन जो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन करने की सरफेस एरिया में वो आप देखिए, वो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर द सरफेस एरिया एस इक्वल्स टू समीशन एफ एन। यानी जितने भी सरफेसेस, जितने भी फेसेस बनते हैं उस सारे ही फेसेस को हम सम कर लेते हैं तो एफ डॉट एन इंटू डी एस कैलकुलेट हो जाता है। यानी पूरा सरफेस हमारे पास तब आएगा जितने अलग अलग फेसेस बने हुए हैं उन सब का, जितने अलग अलग सरफेस हैं उन सभी का हम सम कर देते हैं। इसी को हम सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा अगर कोई भी फंक्शन मेरा सोलेनोइडल है। हमने पहले भी पढ़ा कि अगर किसी का डाइवर्जेंस जीरो हो जाता है तो वो फंक्शन सोलेनोइडल हो जाता है, यानी उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो जीरो आएगा अगर फंक्शन सोलेनोइडल है। क्योंकि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में एक तरफ डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन एफ भी होता है और अगर किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो होता है तो वो फंक्शन सोलेनोइडल कहलाता है। तो उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि उसका सरफेस इंटीग्रेशन भी जीरो के बराबर आता है। अब स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, आपको एफ डॉट एन इंटू डी एस कैलकुलेट करना है। तो जो आपको एफ डॉट एस सरफेस एरिया वेक्टर फंक्शन एफ डॉट एन इंटू डी एस जो आपको कैलकुलेट करना है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। एफ भी आपके पास है, सरफेस भी आपके पास है। तो सबसे पहले हम सरफेस से स्टार्ट करेंगे कि गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने इसको एफ के बराबर माना और इससे ड्रॉ किया एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसकी डेफिनेशन हो जाएगी 2xi 2yj 2zk। ग्रेडियंट f का मॉडुलस निकाल लेते हैं 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ए स्क्वायर कह सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ आया 2a। स्टूडेंट्स हमें जो कैलकुलेट करना था वो n कैलकुलेट करना है। तो n की डेफिनेशन हो जाएगी ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ का मॉडुलस, यानी ये होगा xi yj zk अपॉन ए। तो ये मेरे पास ए आ गया है। अब चूंकि मेरी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे एफ डॉट एन निकालना है, वेक्टर एफ डॉट एन। तो एफ डॉट एन कितना हो जाएगा, एफ जो फंक्शन है मेरा वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के डॉट प्रोडक्ट एन के साथ, और मेरा जो एन है वो हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन ए। यानी जब मैं आई डॉट आई करूँगा तो एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड अपॉन ए इक्वल्स टू 3xyz अपॉन ए हो जाएगा। तो ये मैंने एफ डॉट एन
निकाल दिया है। अब उसने ये कहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर प्रोजेक्शन करना है, यानी एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन करना है। तो वी हैव ds इक्वल्स टू dx dy अपॉन n डॉट k का मॉडुलस, यानी इसका मतलब पहले मुझे n डॉट k निकालना पड़ेगा। तो n डॉट k हो जाएगा n मेरा है xi yj zk और डॉट k अपॉन a, इसका मतलब ये आएगा z अपॉन a। तो ये z अपॉन a हो गया है। अगर मुझे ds कैलकुलेट करना है तो ds हो जाएगा dx dy अपॉन n डॉट k इज z अपॉन a इन xy प्लेन। तो स्टूडेंट आप देखिए, मेरे पास सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो चूंकि मुझे सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है f डॉट n इंटू डी एस का, तो ये इक्वल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन में f डॉट n मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 3xyz अपॉन a इंटू डी एस में कैलकुलेट कर चुका हूँ a dx dy अपॉन z इन xy प्लेन। चूँकि मैं xy प्लेन में हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और z इक्वल्स टू 0, यानी मेरा कर्व ये मिला है मुझे। तो यहाँ पर चूँकि z 0 हो गया है, मैं xy प्लेन में आ गया हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। a से a कैंसिल हो जाएगा, z से z भी कैंसिल हो रहा है, यानी आपका जो इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया वो 3 कॉमन लेकर के सरफेस एरिया ये बराबर हो जाएगा, z कैंसिल हो गया, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और z इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे तरीके आपके पास होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप डिरिचलेट लगा सकते हैं। आप डिरिचलेट नहीं लगाना चाहते, आप इसके अंदर जिस तरीके से भी इंटीग्रेशन करना चाहें आप इसे पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पोलर में कन्वर्ट करना नहीं चाहते तो आप इसके लिमिट्स निकाल के कर सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मान लीजिए आप इसे पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं पोलर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ एक बार ध्यान से देखिएगा। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुट करना होता है x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा, dx और dy की जगह पे r dr और d थीटा। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि 3 थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, पूरे सर्कल के लिए चाहिए, और r की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के a हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा r क्यूब और ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। तो ऐसे भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपका जो कर्व है वो पोलर में कन्वर्ट हो गया है। अब पोलर में कन्वर्ट करके जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिमिट है, किसी का इंटीग्रेशन कहीं भी कर सकते हैं आप। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले r के रेस्पेक्ट में कर दिया है। तो r के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है 0 टू a। और अगर मैं इसके लिए देखूं 3 ऑलरेडी बाहर चल रहा था, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैंने इसके लिए भी 4 से मल्टीप्लाई किया और 0 टू पाई बाई 2 इसकी लिमिट बना दी, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं
कोस थीटा, साइन थीटा और टी थीटा। तो यहाँ पर 4 से 4 फिर कैंसिल हो रहा है, तो 3a⁴ आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 कोस थीटा, साइन थीटा और टी थीटा। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं डेफिनेशन पढ़ चुका हूँ। ये डेफिनेशन होती है 3a⁴ गामा 1 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 गामा 1 + 1 + 2 और /2, यानी 3a⁴ चल रहा है। ये 1 तो ऊपर से 1 आ गया, अपॉन ये 2 और ये 2 4 यानी 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, यानी ये 3a⁴/2 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पोलर में कन्वर्ट करें, आप इसकी लिमिट निकाल करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सरफेस एरिया में हमने बहुत बार किया, तो डबल इंटीग्रेशन जब कर रहे थे तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने बहुत सारी की हैं। आप लोग इस तरीके से अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैंने एक और कर्व रखा है स्टूडेंट, इस बार पहले मैंने स्पेयर लिया था, इस बार जो प्लेन है आपका वो भी XY प्लेन में है, लेकिन एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है। तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ये कहा कि जो सरफेस एरिया है हमारा A.n × ds दिया गया है, तो इसे मुझे सॉल्व करना है। ए वेक्टर मेरा क्या है, वेक्टर A = x² + y² × I -2xj + 2yz k। और मुझे जो प्लेन दिया है मैंने उसको लेट किया कि जो f है वो 2x + y + 2z = 6 यानी =0 हो गया है। ग्रेडियंट ऑफ f निकालेंगे स्टूडेंट, ग्रेडियंट ऑफ f हो जाएगा 2i + j + 2k। और ग्रेडियंट ऑफ f का अगर मैं मॉडुलस चेक करूं तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 4 यानी √3 आ गया। नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f का मॉडुलस, यानी 2i + j + 2k और अपॉन में 3। क्योंकि हमें f.n निकालना है यानी A.n निकालना है, तो A.n हो जाएगा x² + y² × I -2xj + 2yz k। ये मेरा A हो गया है। और जो .n है, n हमारे पास है 2i + j + 2k और अपॉन में 3। तो f.n निकाल देते हैं। f.n हो जाएगा 2 of x² + y² -2x और प्लस 4yz और अपॉन 3। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। इसको थोड़ा चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई हम नहीं करना चाहते तो इसको एज इट इज ऐसे यूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। तो ये मेरा f.n निकल गया है। बट चूंकि इसमें z आया है तो z को मैं देखूं, चूंकि मुझे एक ही प्लेन के अंदर जाना होता है, तो 2 डायमेंशन में जाना होता है, तो इसीलिए मैं इसको देख रहा हूं कि ये 2/3 x² हो जाएगा प्लस 2/3 y² हो जाएगा -2/3 x हो जाएगा और प्लस ये 2/3 यानी 4/3 yz हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें आप, तो z मुझे प्लेन दिया हुआ है, गिवन है मुझे z, 2z = दिया है 6 - 2x और -y। क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम है मुझे 2 डायमेंशन में उसका प्रोजेक्शन करना है, तो वो प्रोजेक्शन चूंकि XY प्लेन में रहेगा तो मुझे z को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने ये वैल्यू जब इसके अंदर रखी है स्टूडेंट, तो इस वैल्यू को रखने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा आया। जब मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन किया इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2/3x² प्लस 2/3 y² -2/3x प्लस 2/3 y इंटू 6 - 2x और -y। तो जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट,
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा 4/3 y इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये मुझे मिल गया है, यानी ये मेरा वेक्टर a डॉट n आ गया है। बट ये जो आया है इन xy प्लेन, xy प्लेन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और xy प्लेन का मतलब ये हुआ कि अब z 0 हो गया है, तो ये मैंने उसका प्रोजेक्शन कर दिया है स्टूडेंट। तो जैसे ही मैंने इसका प्रोजेक्शन किया, तो इस प्रोजेक्शन को करने के बाद अब मुझे जो कैलकुलेट करना है, मैं अपनी उस डेफिनेशन पर चलता हूँ। वो मेरी डेफिनेशन होती है सरफेस एरिया a डॉट n इंटू डी एस, यानी इसका मतलब मुझे ds भी निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा ds हो जाएगा, जो भी रीजन मुझे सरफेस एरिया जो दिया हुआ है उसके लिए वेक्टर a डॉट n इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन n डॉट k, यानी इसका मुझे कैलकुलेशन करना है। तो सारी वैल्यू जब मैं इसमें रखूँगा तो ये जो सरफेस एरिया मेरा निकल के आया ये कुछ ऐसा आएगा कि 4/3 y इंटू 3 माइनस एक्स इंटू ये 3/2/3 आना था नीचे, तो 3/2 हो जाएगा, और इंटू डी एक्स एंड डी वाई। और यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन बनी है अब स्टूडेंट, वो 2x प्लस वाई इक्वस टू 6 हो गई है और z इक्वस टू 0 हो गया है। तो ये मेरे पास प्लेन आ गया है। प्लेन से मैं यानी एक ट्रायंगल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पूरी कैलकुलेशन इसकी करूँ, इसको सॉल्व करूँ, तो ये मेरे पास आएगा स्टूडेंट सरफेस एरिया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ट्वाइस आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, और ये होगा y इंटू 3 माइनस एक्स और dx और dy। तो इसकी लिमिट लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कर्व है उसकी लिमिट्स मुझे पता हैं। उसकी लिमिट्स आएंगी ट्वाइस ऑफ 0 to 3 x इक्वस टू, क्योंकि इसमें मैंने x को 0 रखा है, और y की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर के 6 माइनस 2x। और जो मेरा इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, वो इंटीग्रेशन है y इंटू 3 माइनस एक्स और dy और dx। तो अब मुझे पहला इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है और दूसरा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जैसे जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, पहले y में और फिर x में, ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये 81 के इक्वल आता है। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको f डॉट n निकालना है, और f डॉट n किसका निकालना है, एक वेक्टर फंक्शन आपको दिया है, पर टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन। इसमें क्यूब भी आ सकता है, क्यूबाइड भी आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, और इस बार भी यही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, लेकिन गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी आपका रूम होता है उसमें 6 फेस होते हैं। तो अगर आप उन 6 फेसेस को देखें स्टूडेंट, तो उन 6 फेसेस को मैंने इस तरीके से कुछ नाम दे दिए हैं कि जैसे एक्स एक्सिस पर आने वाले को मैंने ए कहा, ए के सामने वाले को ए डैश कह दिया है। वाई एक्सिस पर आने वाले को मैंने बी कहा, बी के सामने आने वाले को मैंने बी डैश कह दिया है। और जेड एक्सिस वाले को मैंने सी कहा, और उसके साथ जो आने वाला है सामने वाला सी डैश कह दिया। मैंने नाम इस तरीके से रखे हैं स्टूडेंट, एक ओ हो गया और एक ओ डैश। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको ध्यान से देखिए, उसमें भी 6 फेसेस हैं। तो मैं अलग अलग 6 फेसेस ले रहा हूँ, जो जिसके सामने वाला फेस है उसी को मैंने इस तरीके से रखा है। अब स्टूडेंट अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट देखूँ, तो चूंकि 0 1 से दिया हुआ है ये, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट देखूं तो वो 0 1 0 हो जाएगा। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट देखूं तो 0 0 1 हो जाएगा। अगर मैं ए के सामने वाले पॉइंट्स को देखूं, ओ 0 0 0 होता है, इसके पॉइंट्स 1 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों डायमेंशन में होता है। ए के डैश यानी वो y और z में आ रहा है, यानी उसमें x 0 होगा, y 1 और z 1। इस कोऑर्डिनेट की वैसे हमें आवश्यकता तो नहीं है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हमारे लिए डायमेंशन दिखाने में एक रोल रखेगा। तो ये z और y x में आ रहा है, तो 1 0 1 हो जाएगा। और जो c डैश है, क्योंकि वो xy प्लेन में आ रहा है,
तो 1 1 और 0 हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इसकी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन मुझे करना है, इसमें मुझे नॉर्मल वेक्टर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन में अपने आप ही देखते हैं हम कि एक एक फेसेस 2 डायमेंशन में अपने आप ही होता है। तो हर फेस का मुझे कैलकुलेट करना है एरिया।